हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोस। आज के इस लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से एक एक टॉपिक को आप सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, उसका क्या काम होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर हीमोग्लोबिन के ऊपर। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो ये मेंशन किया गया है कि हीमोग्लोबिन एक्चुअल में एक प्रकार का एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड का मतलब होता है दो चीज़ों से मिला हुआ। कंजुगेटेड प्रोटीन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। कंजुगेटेड का मतलब समझना होता है किन्हीं दो चीज़ों से आपस में मिला हुआ। ठीक। तो ध्यान से देखते हैं कि जब भी कभी आप हीमोग्लोबिन लिखते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला पार्ट आता है हीम और दूसरा आता है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। अब जो हीम पार्ट होता है ये होता है मेनली आयरन कंटेनिंग पार्ट। मतलब हीम को हम कहते हैं कि हीम आयरन से बनता है और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ध्यान से देखना जो लिखा हुआ है और जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ठीक है। और बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, हीम से और ग्लोबिन से। जो हीम होता है वो मेनली आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। मैंने क्या कहा? मेनली आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, पर साथ में इसमें प्रोटोपोरफायरिन भी पाया जाता है। ठीक है। और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हीम से मिलता है। ठीक है। हीम से वो मिलता है और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। बहुत आसान है। ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है। इनिशियली हमें हीमोग्लोबिन क्या होता है एक्चुअली में ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है। तो हीम मेनली आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है जिसमें प्रोटोपोरफायरिन पाया जाता है और साथ में ग्लोबिन एक होता है, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। यहाँ पर अमीनो एसिड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अमीनो एसिड्स, कई सारे अमीनो एसिड्स की हम चेन बना देंगे तो चेन, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है। तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन का नाम ही ग्लोबिन होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू हीमोग्लोबिन। मेनली हीमोग्लोबिन को कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपका अगर ये ब्लड है, अगर ये आपका ब्लड है तो ब्लड के अंदर आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे एंड प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है। आरबीसी आपका बाइकॉन्केव शेप के होते हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे एचबी मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। धीरे धीरे आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है हीमोग्लोबिन मेनली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ऑक्सीजन को बैठा करके चलता रहता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये ऑक्सीजन को तो कैरी करता ही है, साथ में बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का भी काम करता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। यानी कि खून के अंदर जो लाल कलर होता है खून का, वो किसकी वजह से होता है? तो खून का लाल कलर उसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है। क्लियर रखना, हमारा खून लाल क्यों होता है? क्योंकि खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर। टेट्रा मतलब होता है चार। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअली में चार चेन्स से मिलकर के बनता है। वो कौन सी चेन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इतनी चीज याद रखो, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा का मतलब होता है चार। चार प्रकार की चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। चार प्रकार की चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको बोला गया टेट्रामर। इट हैज अ 4 प्रोटीन चेन्स जिनको हम कहते हैं ग्लोबिन चेन्स। ठीक है। इसमें चार
प्रोटीन की चेन्स होती हैं। मैंने कहा था टेट्रामर, टेट्रामर क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं जिन्हें हम ग्लोबिन चेन भी कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबिन चेन में कैसे होती हैं? इसमें बेसिकली 2 अल्फा चेन और इसमें बेसिकली 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। हर चेन में हीम ग्रुप होता है। हर हीम ग्रुप में आयरन होता है और आयरन एटम किस फॉर्म में होता है? Fe2+ फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, आयरन का एटम, जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर ये आपका आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर एचबी है, तो इस एचबी में जो आयरन का पार्ट होता है वो Fe2+ के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जिस प्रकार के हीमोग्लोबिन में, जिस प्रकार के स्ट्रक्चर में आयरन एटम Fe3+ फॉर्म में होता है, उसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं, और मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। ठीक है, Fe2+ जिसमें आयरन का, जिस हीमोग्लोबिन में आयरन का फॉर्म Fe2+ फॉर्म में होता है, वो हीमोग्लोबिन में होता है और वो ब्लड में होता है। और जहां पर Fe3+ से कंजुगेट हो जाता है वो मायोग्लोबिन में चला जाता है और मसल्स में प्रेजेंट रहता है मायोग्लोबिन। ठीक, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक Hb मॉलिक्यूल में, क्योंकि 4 हीम ग्रुप होते हैं, इसलिए, क्योंकि 4 हीम ग्रुप मतलब टेट्रामर है ना, तो इसी कारण से इसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन्स हैं, और इन्हीं अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स पर 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये चारों हीम ग्रुप ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली ऑकरिंग हीमोग्लोबिन इन एडल्ट्स। तो नॉर्मली एडल्ट्स में HbA हीमोग्लोबिन ऑकर होता है, जो होता है मैक्सिमम 96%। HbA मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन एडल्ट्स। कुछ रेयर केसेस में HbA2 हीमोग्लोबिन भी मिलता है, जो 3% पीपल्स में होता है, और HbF फीटल हीमोग्लोबिन भी 1% लोगों में पाया जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वो HbA हीमोग्लोबिन की बात करेंगे कि HbA हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने आपको समझाया कि एक HB के स्ट्रक्चर में, एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन्स मतलब 141 अमीनो एसिड प्लस 141 अमीनो एसिड, समझ आया? एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, तो 2 अल्फा चेन्स में 141 प्लस 141 अमीनो एसिड 2 बार हो जाएगा। 2 बीटा चेन्स में 146 प्लस 146। तो अगर पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपको 141 प्लस 141 प्लस 146 प्लस 146 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इससे आएगा आपका टोटल अमीनो एसिड्स की संख्या 574। मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। जब 574 अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने यही समझाया था कि हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। मैंने प्रोटीन नाम लिया था ना, और प्रोटीन कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि टोटल कितने अमीनो एसिड्स जुड़े, 574 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े तो एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 64,800 डाल्टन्स। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, 64,800 डाल्टन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि आखिर किस तरह से ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो ग्लोबिन पार्ट है वो कैसे डेवलप हो रहा है, और आगे हम देखेंगे हीम पार्ट कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है,
तो देखो बेसिकली क्या है, ग्लोबिन हम क्लियर कर लेते हैं। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो बॉडी डेवलप करती है, ठीक है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है या फिर एमिनो एसिड जो बॉडी अपने आप से डेवलप करती है, कोई एक्सटर्नल सोर्स उसमें नहीं लगता है, ठीक। तो ग्लोबिन की टेंशन नहीं लेनी है, हमें टेंशन लेनी है हीम की, कि आखिर हीम कैसे बन रहा है, ठीक। तो ग्लोबिन का टेंशन आप हटा देना। अब हीम देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि हीम पार्ट जब बनता है तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं। हीम में दो पार्ट्स थे ना हमारे, एक आयरन कंटेनिंग पार्ट था और एक प्रोटोपोरफायरिन था, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तभी हीम बनता है। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन जुड़ते हैं तभी हीम बनता है। तो हम देखते हैं क्या करके। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी में हो चलती है एक साइकिल, हमारे हर सेल के अंदर एक साइकिल चलती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, कैसे चलती है, कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चलती है, ये सब हम फर्दर लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे जब भी कभी मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा। अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको मेनली याद रखना, क्रेब्स साइकिल चलती है। इस क्रेब्स साइकिल के चलने से बनता है सक्सिनाइल CoA कोएंजाइम A। क्या बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इतनी चीज क्लियर रखना। बनती बहुत सारी चीजें हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल से सक्सिनाइल CoA बनता है, ठीक है। इसको अलग कर लो कि सक्सिनाइल CoA बन गया हमारा, ठीक, कोएंजाइम A बोलते हैं। और इधर से बॉडी डेवलप करती है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड डेवलप करती है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन, ठीक। इतनी चीज क्लियर रखना कि सक्सिनाइल CoA बन गया और बॉडी ने एक अमीनो एसिड भी डेवलप किया है, उसको कहते हैं ग्लाइसिन। अब आगे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, जाकर के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ग्लाइसिन और सक्सिनाइल CoA आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, मैंने कहा था ना बॉडी ग्लाइसिन डेवलप करी और क्रेब्स साइकिल से हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिल गया। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिला और इधर से हमें ग्लाइसिन मिला, ये दोनों चले गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए। माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम A स्ट्रक्चर के ऊपर एक एंजाइम आकर के काम करता है। ये एंजाइम होता है डेल्टा अमीनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज। क्या नाम है, डेल्टा अल्फो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज। ये एंजाइम आकर के यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। और इस एंजाइम के एक्शन की वजह से जो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम A था, ये कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा अमीनो लेवोलिनिक एसिड में। नाम थोड़ा सा टिपिकल है पर याद करना पड़ता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ग्लाइसिन हमें मिला था, बॉडी ने डेवलप किया था, सक्सिनाइल कोएंजाइम A हमारा क्रेब्स साइकिल से आ गया था, दोनों मिलकर के चल दिए कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब बैठे, आराम से बैठे थे, तभी एक एंजाइम आया डेल्टा अमीनो लेवोलिनिक सिंथेटेज, वो आकर के इनके ऊपर जुड़ा और जैसे ही इन्होंने अपना रिएक्शन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया डेल्टा अमीनो लेवोलिनिक एसिड में, ठीक। अब जैसे ही ये हमारा एसिड बना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चला गया साइटोप्लाज्म में। सेल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके ये चला गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में गया तो वहां पर ये कन्वर्ट हुआ पोर्फोबिलिनोजन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हुआ, पोर्फोबिलिनोजन में। किस एंजाइम की वजह से, पोर्फोबिलिनोजन सिंथेज, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सिंथेज है, इसको सिंथेटेज में बोल रहा था, गलत नहीं है, सिंथेटेज भी बोलते हैं, सिंथेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर रखना। एज लास्ट में लग रहा है, जिस भी चीज में एज लगता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो हमारा अल्फा अमीनो लेवोलिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पोर्फोबिलिनोजन में। ये पोर्फोबिलिनोजन कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरोबिलिनोजन 3 में, यूरोपोरफायरोबिलिनोजन 3 में कन्वर्ट हो जाता है with the help of यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज, ठीक। ये यूरोपोरफायरिनोजन 3 कन्वर्ट होता है कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 के अंदर, कोप्रोपोरफायरिनोजन
पोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट होता है। अगर ये नाम नहीं याद हो रहे हैं तो बार बार रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं, पर ये याद करने होते हैं, ठीक है। और ये कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 में किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज की मदद से। यहाँ पर सिंथेटेज नहीं आएगा, यहाँ पर यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज की मदद से कन्वर्ट होता है, ठीक। उसके बाद ये जो कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 है, ये वापस से घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पर जाकर के बनता है प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ठीक। प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 कन्वर्ट होता है प्रोटोफायरिन 9 में, और यही प्रोटोफायरिन 9 जो होता है इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है Fe2+ से ज्वाइन होने की। जब ये प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 Fe2+ से ज्वाइन होता है तब हमारा एक सब्सटेंस बनता है हीम। क्या बना हमारा? अब हमारा बनता है हीम। और आपको पता है कि हमारा ग्लोबिन यहीं कहीं आसपास में टहल रहा है ना। ग्लोबिन हमारा बॉडी ने बना रखा है, ये निकलता है, ग्लोबिन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाम थोड़े से कठिन हैं, पर धीरे धीरे करके आप याद करने की कोशिश करें, याद हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन कितने तरह का होता है? अभी हमने HbA1-2 और HbF पढ़ा था, कुछ छोटे से थे वो, और भी इसके टाइप्स होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में हमारा आता है Hb-Gover1। सबसे पहला हमारा क्या लिख रहा है? Hb-Gover1, Hb-Gover2, Hb-Portland, HbF, HbA, HbA2, ठीक है। अब ये जो ये सारे हमारी बॉडी में रहते हैं। एक एज के हिसाब से जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो हर तरह का हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में पाया जाएगा। जैसे Hb-Gover1 जो होता है, ये बेसिकली आपका जब आप माँ के पेट में रहते हैं और 1 to 2 मंथ की एज, 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने हुए रहते हैं, तब Hb-Gover1 नाम का हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में रहता है, ठीक है। Hb-Gover1 में 2 जीटा चेन्स और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, 141 अमीनो एसिड्स, 146 अमीनो एसिड्स। वैसे ही जब मम्मी के पेट में हम लोग रहते हैं और 1 से 2 महीने के ही हुए होते हैं, तब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कहते हैं Hb-Gover1। और Hb-Gover1 2 चेन्स, मतलब 4 चेन से मिलकर के बनता है, जिसमें 2 जीटा चेन्स होती हैं, ये जीटा का स्ट्रक्चर है, और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं, ठीक। उसके बाद Hb-Gover2 आता है। 2 महीने के बाद अगली एज जो आती है उसमें Hb-Gover1, Gover2 आ जाता है। इसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा Hb-Portland आता है, जिसमें 2 जीटा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं, क्लियर। फिर हमारा HbF आ जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। HbF में 2 अल्फा चेन्स और 2 गामा चेन्स आती हैं। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके 6 से 12 महीने में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कौन सा होता है? HbF रहता है। 2 अल्फा चेन्स और 2 गामा चेन्स होती हैं इसमें। फिर अब बच्चा एडल्ट हो गया है तो इसमें क्या आ जाएंगी? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स, जो मैंने पढ़ाया था 96% में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। और कहीं कहीं पर HbA2 भी देखा जाता है कुछ कुछ लोगों में, जिसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 डेल्टा चेन्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है, लेकिन बहुत लेस 3% पॉपुलेशन में ही देखा जाता है कि पर्सन विद 2 अल्फा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स। तो ये हीमोग्लोबिन के कुछ वेरिएंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला आपको पता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसप्लांट करता है, हेल्प्स रिटर्न CO2 टू लंग्स। मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो जो भी ऑक्सीजन हमने लिया है उस पूरी ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा करके और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलाना, और मतलब एक एक टिश्यूज में, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके सांस के थ्रू बाहर फेंकना। ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। मतलब हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को भी कैरी करती है, CO2 को भी कैरी करती है। ठीक। बफरिंग, हीमोग्लोबिन के अंदर एक और फंक्शन होता है बफरिंग, और बफरिंग की वजह से हीमोग्लोबिन जो होती है वो ब्लड का पीएच मेंटेन रखती है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी HB मदद करती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की में मदद करने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल में रखती है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, और इसी की वजह से जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है, चौड़ाई है, वो मेंटेन रहती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज कितनी होती हैं? तो मेंस में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है यहाँ पर। नॉर्मल एडल्ट में 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है डेसीलीटर। ठीक है। तो नॉर्मल मेंस में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर है। बहुत सारी बुक्स में या आप कभी नेट पे भी सर्च करोगे तो ये वैल्यूज कुछ ना कुछ चेंज आएंगी। मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से उठा करके स्टैंडर्ड वैल्यू आपके सामने रखी है, तो इसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेंस में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, वुमेन्स में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर को नॉर्मल माना जाता है। क्लियर रखना है चीज, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर को भी नॉर्मल माना जाता है। चिल्ड्रंस में एज के हिसाब से वेरी करता है, पर 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर एक एवरेज माना जाता है। क्लियर। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो क्या दिक्कतें आएंगी, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कतें आएंगी। बहुत डिटेल में जाने से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की कमी भी आ जाएगी, जिसको फोलेट डिफिशियंसी भी बोलेंगे। कुछ क्रोनिक डिजीज भी जा सकती हैं, ब्लड लॉस भी इसी में आएगा। किस कारण से हो रहा है ये चीज़ लिखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन बढ़ किस वजह से सकता है, जब कोई लोग, जो लोग हाई अल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल से, एवरेज से ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि बॉडी चाहेगी ना कि अगर कोई पर्सन हाइट में, तो बॉडी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होती रहे। हाइट पर ऑक्सीजन कम है, पर बॉडी वहीं पर प्रेजेंट है, पर्सन वहीं पर रह रहा है, तो बॉडी तो ये चाहेगी ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करें। तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट बॉडी बढ़ा लेती है अपने आप से। सेल्फ एक्लेमेटाइजेशन बोला जाता है इसे, कि बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज कर रही है, वहाँ पर अपने उस माहौल में खुद को ढाल रही है। तो वो क्या करती है, अपने जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बढ़ा लेती है। ठीक है। स्मोकिंग में भी हीमोग्लोबिन हाई देखा जाता है, और डिहाइड्रेशन के केसेस में भी HB का लेवल थोड़ा सा हाई देखा जाता है। टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन सिंपली CBC करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। पेरिफेरल स्मेयर भी HB का करवाया जाता है, जिससे हमें हीमोग्लोबिन का शेप मालूम चले। ठीक है। हीमोग्लोबिन का शेप इन द सेंस कि अगर किसी पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत बहुत लंबे समय से चल रही है, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस आ रहा है, कम आ रहा है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं है, तो हम हीमोग्लोबिन का स्मेयर करवाते हैं कि हमें कहीं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है कि वो प्रॉपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी ना कर पा रहा हो और इस वजह से तकलीफ हो रही है। एडवांस टेस्ट में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाया जाता है, आयरन प्रोफाइल भी करवाया जाता है। कैसे हम अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेंगे अगर कम हो गया है तो लिखते हैं, सबसे पहले डाइट को इम्प्रूव करो, आयरन रिच डाइट लो, स्पिनच, बीट रूट, जैगरी, है ना, डेट्स हैं, रेड मीट है, इन सब का सेवन करो आप। उसके बाद विटामिन C रिच फूड्स का सेवन करो, ताकि आपका ब्लड जो आपकी बॉडी में फूड का एब्जॉर्प्शन है वो बूस्ट हो जाए थोड़ा सा। आयरन टैबलेट्स लो, सप्लीमेंट्स लो, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स भी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, खुद से नहीं लेनी है ना। B12 की टैबलेट्स भी। ट्रीट द कॉज, अगर कोई बीमारी है तो उस कॉज को ट्रीट करें, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करें, क्रॉनिक इलनेस है तो उसको कंट्रोल करें, तो आपका HB लेवल अपने आप से मेंटेन होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग पे रखें खुद को, बार बार अपना रिपीटेडली चेकअप्स करवाते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन।
तो इससे रिलेटेड और भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो या कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। थैंक यू सो मच।